दोस्तों मैं हिमांशु पांडे आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टार में स्वागत करता हूं। हाँ दोस्तों, हम लोग लेके चल रहे हैं क्लास 10th फिजिक्स के उन सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को जो कि 4 अप्रैल को एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं। हाँ दोस्तों, हम लोग सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को 2 वीडियो दे चुका है जिसमें मैंने स्टार्टिंग से इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल सॉल्व किया हुआ है, तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। यदि इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो में हम लोग इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ मैटर, यानी कि किसी पदार्थ के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं और उस पर आधारित क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। दोस्तों तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपने इस इंपॉर्टेंट सीरीज को, जिसमें कि आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने इस वीडियो। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, हिंदी में से बोलते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध किसे कहते हैं दोस्तों, तो प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस लिखा हुआ। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट रेस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकता है। हमने इसका डेफिनेशन कल भी बताया था। आगे हमारा आज का टॉपिक ये है कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। दोस्तों इसको मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही लिखने की कोशिश की है, तो आप लोग यहाँ पर दोनों में ही देख सकते हो, हिंदी में और इंग्लिश दोनों में। पहला लिखा हुआ है देयर आर 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस विच आर, कौन कौन से ऐसे 4 फैक्टर है, टेम्परेचर, लेंथ ऑफ वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस ऑफ द वायर एंड द नेचर ऑफ मटेरियल। तो यहाँ पर 4 फैक्टर दिए हुए। हिंदी में बात कर ले तो लंबाई, क्षेत्रफल, पदार्थ की प्रकृति और ताप पर। तो इन 4 ऐसे फैक्टर है जिसपे कि किसी पदार्थ का प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं। ये किस किस तरीके से प्रभावित करते हैं, जैसे कि आपको लिखा हुआ है यहाँ पर सबसे पहला जो लिखा हुआ है, ये किसी तार का प्रतिरोध जो होता है उसकी लंबाई पर डिपेंड होता है। और लंबाई कैसा डिपेंड होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि अनुक्रमानुपाती होता हुआ है। लिखा हुआ है रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ कंडक्टर, इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज रेजिस्टेंस इंक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब ये है कि यदि किसी कंडक्टर के लेंथ को बढ़ाया जाए तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और किसी कंडक्टर के लेंथ को घटाया जाए तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो भी आपका घट जाएगा। इसको इसलिए थोड़ा सा ऊपर लिखा गया है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बोलते हैं इसे। दूसरी बात यह है, नीचे हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, लंबे तार का प्रतिरोध अधिक तथा छोटे तार का प्रतिरोध कम होता है, अर्थात किसी चालक का प्रतिरोध R उसकी लंबाई RL के अनुक्रमानुपाती होती है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। दूसरा लिखा हुआ है रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ कंडक्टर। लेंथ पे तो डिपेंड करता ही करता है, एरिया ऑफ कंडक्टर पर भी डिपेंड करता है। किस तरीके से, इफ एरिया ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज रेजिस्टेंस डिक्रीजेज। एरिया ऑफ कंडक्टर को बढ़ाया जाता है तो रेजिस्टेंस क्या होता है आपका, घटता है। इसके कहने का मतलब यह है कि पतले तार का प्रतिरोध अधिक तथा मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है, अर्थात किसी चालक का प्रतिरोध R उसके क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं R व्युत्क्रमानुपाती a। 2 यहाँ से चीजें निकलती हैं। तीसरी चीजें निकली हुई है कि रेजिस्टेंस आल्सो डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल मतलब कि वो किस चीज़ का बना हुआ है, इस पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल, कि कोई भी पदार्थ किस चीज़ का बना हुआ है उस चीज़ पर डिपेंड करता है कि उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा या फिर आपका कम होगा। नीचे लिखा हुआ है पदार्थ की प्रकृति पर, किसी चालक का प्रतिरोध उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे उतने ही उसका प्रतिरोध आपका कम होगा, अर्थात R इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ऐसे लिख सकते हैं 1/n, ऐसे हम बोल सकते हैं या फिर ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यह अर्थात यदि किसी चालक में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है तो उसका प्रतिरोध कम होगा। तो चाल किसी भी पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको 3 चीजें बताया कि लंबाई पर अनुक्रमानुपाती, क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कि क्षेत्रफल पर व्युत्क्रमानुपाती, और इलेक्ट्रॉनों की जितने इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे उतना आपका प्रतिरोध कम होगा, तो ये पदार्थ की प्रकृति पर। चौथा लिखा हुआ है ऑल्दो इट इज नॉट एक्सपेक्टिवली क्लियर फ्रॉम इक्वेशंस, आगे जो ऊपर इक्वेशन लिखा हुआ है इसके बारे में लिखा हुआ है, हम आपको डायरेक्ट यहाँ से बताएंगे। रेजिस्टेंस आल्सो डिपेंड ऑन टेम्परेचर, जनरली रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसका मतलब ये है कि जब जनरली ताप बढ़ाया जाता है
तो किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो भी आपका क्या होता है, बढ़ता है। ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है और ताप घटाने पर चालक का प्रतिरोध आपका कम हो जाता है। इस तरीके से मैंने आपको बताया कि 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है। मतलब चौथा ये है कि रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो ताप भी क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। ये 4 चीज़ें एग्जाम में आएगा तब आपको ऐसे लिख देना है चारों चीज़ों को, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। आइए अब हम लोग चलते हैं, यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं, कुछ फार्मूले बन जाते हैं। इन दोनों को मिलाया जाए हम लोग, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को यदि हम मिलाते हैं तो यहाँ से एक न्यूमेरिकल तैयार होता है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपान A। यदि इसको सॉल्व करते हैं तो R इक्वल टू रो L अपान A बन जाता है। ये आपका फार्मूला है, इसी फार्मूले पर न्यूमेरिकल पूछता है, जहाँ पर रो जो है आपका रेजिस्टिविटी कहलाता है, जिसे हम लोग प्रतिरोधकता बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ये R जो है, रो जो है, इसे हम बोलते हैं रो बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, रो बोलते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये एक नियतांक है, ये क्या है आपका नियतांक, एक कांस्टेंट है, जो कि यहाँ पर जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हटा है तब लगा हुआ है। इसका स्पेशली नाम क्या है आपका, रेजिस्टिविटी। ये किसी पदार्थ का गुण है, किसी पदार्थ का गुण है, किसी पदार्थ के मटेरियल का गुण है बोल सकते हैं, जिस चीज़ का बना हुआ है। तो उतना तक नहीं देखना है हमको, सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो आपको देखना है कि हम आज इसी क्वेश्चंस पे, इसी फार्मूले पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो चलिए हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमने यहाँ तक बताया आप लोगों को कि किस किस चीज़ों पर प्रतिरोध डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। आइए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन शो हो रहा होगा। उस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम। कहने का मतलब ये है कि आपके पास एक वायर है, आपके पास एक वायर है जिसका जो लेंथ है ये है आपका 1 मीटर, इसका जो लेंथ है ये है आपका 1 मीटर, ये क्वेश्चंस कह रहा है। इसका जो रेजिस्टेंस है आपका 26 ओम। हाँ दोस्तों, जो रेजिस्टेंस है वो है आपका 26 ओम। कितने डिग्री सेल्सियस पे, 20 डिग्री सेल्सियस पे। डायमीटर ऑफ वायर इज 0.3 mm। मतलब जो पूरे वायर है इसका जो डायमीटर है ये दिया हुआ है 0.3 मिलीमीटर। आपसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल। मतलब कि आपसे रो की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि आपसे क्या पूछ रहा है, रो की वैल्यू आपसे पूछ रहा है दोस्तों। हिंदी में बात करें तो लिखा हुआ है 1 मीटर लंबाई वाले धातु के तार का प्रतिरोध 20 डिग्री सेल्सियस पर 26 ओम है। यदि तार का व्यास 0.3 मिलीमीटर है तो आपको इसी तापमान पर धातु की प्रतिरोधकता ज्ञात करनी है, यानी कि आपको रो की वैल्यू को फाइंड करना है। दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इस डी को चेंज करेंगे। कैसे पता आपको कि डी को चेंज करना है, क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है आपको पता है कि रो की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने आपको बार बार बता रखा है कि न्यूमेरिकल किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। आपको पता है कि रो की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास जो फार्मूला आएगा, फार्मूला ये आएगा रो L अपान A, ये फार्मूला आएगा। यहाँ पर आपको A की वैल्यू नहीं दी हुई है, A की वैल्यू नहीं दी हुई है। तो हम आपको बता दें कि ये वायर है जो कि सर्कुलर टाइप में मिल करके ऐसे बना होगा। तो यहाँ पर दिख रहा है सर्कल है, तो सर्कल के एरिया का फार्मूला हो जाता है पाई आर स्क्वायर। हाँ दोस्तों, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर हमको R की वैल्यू चाहिए, तो R की वैल्यू दिया नहीं है, तो हमको किसकी वैल्यू दिया हुआ है, D की वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे वेयर D इज इक्वल टू 0.3 मिलीमीटर दिया हुआ है। पहले इसको चेंज करेंगे हम मीटर में, तो ये हो जाएगा 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर हो जाएगा। ऐसा क्यों हमने किया, क्योंकि आपको यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं 1 मिलीमीटर इक्वल टू हो जाएगा 10⁻³ मीटर। इसी का मैंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए ये D की वैल्यू है, हमको R की वैल्यू चाहिए, तो R इक्वल टू क्या होता है, D/2 होता है दोस्तों। इसको हम चाहें तो एक तरीके से और लिख सकते हैं, थोड़ा सा इसको पॉइंट हटा देंगे तो ये ऐसे हो जाएगा 3 × 10⁻⁴ मीटर हो जाएगा D की वैल्यू। लेकिन जब हम R की वैल्यू करेंगे तब D/2 हो जाएगा, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 × 10⁻⁴/2। तो R इक्वल टू हो जाएगा 1.5 × 10⁻⁴ मीटर। हाँ दोस्तों, ये आपको R की वैल्यू यानी कि रेडियस की वैल्यू आ गई, ठीक है। R की वैल्यू आपको आ गई, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ R की वैल्यू को।
r इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। ये आ गई किसकी वैल्यू, r की वैल्यू। अब ये r की वैल्यू आ गई तो हम यहाँ से a की वैल्यू निकाल सकते हैं। देन a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई की वैल्यू होती है 3.14 इंटू r की वैल्यू क्या लिखे हैं हम लोग 1.5 इंटू 10⁻⁻4। इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 3.14 इंटू 2.25 इंटू 10⁻�8। ध्यान दीजिएगा 1.5 का स्क्वायर हो तो ये हो जाएगा, जब -4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो हो जाएगा -8। ऐसा नहीं कि इसको स्क्वायर करके -16 कर देंगे या +16 कर देंगे, पावर में होता है तब मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका -8। जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 में 2.25 से तो कितना आएगा 1.84। दोस्तों आप लोग इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख दे रहा हूँ। इसका मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ, 10⁻⁻6 कर देंगे इसको, 10⁻⁻6 ओम मीटर। एक बार इसको आप लोग मल्टीप्लाई करके आंसर देख लीजिएगा कि कितना आ रहा है। सॉरी, ये किसका मैंने किया, ये 3.14 इंटू 2.25 इंटू 10⁻⁸, ये किसकी वैल्यू आई, ये आपकी वैल्यू आ गई है ए की। अभी हमको किसका निकालना है, रो की वैल्यू निकालना है। तो फार्मूला क्या है आपका, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। रो की वैल्यू निकालना है तो रो इज R की वैल्यू क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है क्वेश्चन में 26 ओम, एंड रो की वैल्यू हमको पता करनी है। L की वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको 1 मीटर, और A की वैल्यू अभी हमने निकाला 3.14 इंटू 2.25 इंटू 10⁻⁸। दोस्तों जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा 26 इंटू 3.14 इंटू 2.25 इंटू 10⁻⁸, और रो बच जाएगा अकेले, इजर इज इक्वल टू रो बच जाएगा अकेले। दिख रहा है आप लोगों को, पूरा ये आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रो इज इक्वल टू 26 इंटू 3.14 इंटू 2.25 इंटू 10⁻⁸, इतना पूरा आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे आप खुद कर सकते हो मल्टीप्लाई। 1.84 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर आएगा। आप इसको पहले से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, सबका मल्टीप्लाई आपस में करेंगे। पॉइंट का ध्यान दीजिएगा, डिजिट कहाँ लगाना है पॉइंट हमको, तब जाके आपका आंसर सही हो पाएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। मैंने इसको पहले से कैलकुलेट कर रखा था इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू रख दिया, नहीं तो आप लोगों को दिक्कत होता, ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाता। मे भी इतना ही आएगा आप जब इसको सॉल्व करोगे तो। इस तरीके से मैंने एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपको बताया कि किस तरीके से इस टाइप के न्यूमेरिकल को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ए की वैल्यू डायरेक्ट नहीं दिया रहेगा, जिस क्वेश्चन में ए की वैल्यू डायरेक्ट दिया रहेगा आप उसको रख करके सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ए की वैल्यू नहीं दिया रहेगा, डी की वैल्यू दिया रहेगा तो डी से पहले हम लोग आर निकाल लेंगे, फिर उस आर से एरिया निकाल लेंगे, फिर उस एरिया से हम लोग रो इक्वल टू वाला फार्मूला रख करके निकाल लेंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग सेकेंड वाले क्वेश्चन पे। सेकेंड वाले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से। लिखा हुआ है एल्यूमिनियम वायर हैज रेडियस 0.25 मिलीमीटर एंड लेंथ ऑफ 75 मीटर। ठीक है, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज 10 ओम, कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम। सबसे आसान सवाल मैंने लिखा है, डायरेक्ट वैल्यू रखो और सवाल सॉल्व कर लो। तो नीचे एल्यूमिनियम के तार की त्रिज्या आर दिया हुआ है, आर कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 0.25 मिलीमीटर दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे लिखा हुआ है लंबाई कितना दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है यहाँ पर 75 मीटर की लंबाई दिया हुआ है। तार का प्रतिरोध यानी कि आर की वैल्यू कितना दिया हुआ है, आर की वैल्यू दिया हुआ है आपका 10 ओम दिया हुआ है, आर की वैल्यू 10 ओम दिया हुआ है। आपको निकालना है क्या, प्रतिरोधकता की गणना करना है, यानी कि आपको निकालना है यहाँ से किसकी वैल्यू, और रो की वैल्यू को फाइंड करना है। तो रो की वैल्यू को फाइंड करना था सबसे आसान तरीका हम बता रहे हैं आपको, कुछ नहीं करना है। मिलीमीटर में दिया हुआ है सवाल को, तो सवाल को पहले चेंज कर लेंगे किसमें, हम लोग मीटर में। तो हमने आपको बताया कि मीटर इक्वल टू क्या होता है, आर की जो वैल्यू है, क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे हम, ठीक है, क्वेश्चन का जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहला काम होगा आपको आर इक्वल टू जो दिया हुआ है 0.25 मिलीमीटर, इसको चेंज कर लेंगे 0.25 इंटू 10⁻³ मीटर कर लेंगे। ठीक है, ऐसे कर लेंगे तो ये आर की वैल्यू हो जाएगी।
बस रख दो सवाल, R इक्वल टू रो L बाई ए। आर की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 ओम दिया हुआ है, 10 ओम। आप चाहो तो डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हो, रो को यहीं रहने दो, एक उधर भेज दो तो R इंटू ए हो जाएगा और यल अपने नीचे चला आएगा। कैसे, ए का मल्टीप्लाई आर में किए तो आर ए, यल चला आया ऊपर है तो यहाँ आके नीचे हो गया। ये आपका फार्मूला बन जाएगा, डायरेक्ट आपको ताम झाम करने की आवश्यकता नहीं है। आइए, आर की वैल्यू क्या दिया है, रो इक्वल टू, आर की वैल्यू दिया हुआ है आपका 10 ओम, एरिया की वैल्यू पता नहीं तो पाई आर स्क्वायर तो 3.14 और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी बाबू, आर की वैल्यू हो जाएगी ये 0.25 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर हो गया। अपान यल की वैल्यू क्या दिया हुआ है 75 मीटर। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करके रो की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। तो कैसे, देखिए मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको डायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा 31.4 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें 25 का स्क्वायर होता है तो कितना हो जाएगा, ये 625 शायद होता है आपका। एक बार मैं मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ। $625, ठीक है। तो ये हो जाएगा 625 यानी कि 2 अंक पर है तो 0.625 हो जाएगा। जब अभी 2 डिजिट पे है, जब इसका स्क्वायर करेंगे, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए आप ध्यान से देखते रहिए। जैसे मान लिखा हुआ है 0.25 लिखा हुआ ना, 0.25, इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 0.25 का तो कितना हो जाएगा 0.0625 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0625। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि जब आप इसका स्क्वायर करते हो 0.5 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 0.25 होगा। स्क्वायर से पहले एक डिजिट पर पॉइंट लगा हुआ है तो स्क्वायर के बाद कितने डिजिट पर लगेगा आपका 2 डिजिट पर लगेगा। तो इसीलिए स्क्वायर के पहले 2 डिजिट पर लगा हुआ है, स्क्वायर के बाद कितने डिजिट हो जाएगा ये 4 डिजिट पे। तो मेरे पास सिर्फ 3 डिजिट आ रहा है तो एक डिजिट को बढ़ा करके 0 लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर हमने बताया तो 10 टू पावर कितना हो जाएगा, ये 3 2 जा -6। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, 75 से डिवाइड कर लेंगे, रो इक्वल टू पूरे को मल्टीप्लाई करके जब 75 से डिवाइड करेंगे हम लोग तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख देता हूँ। इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 2.6 इंटू 10⁻⁸, 2.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर इसका आंसर आ जाएगा। आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, डिवाइड कर लीजिएगा, 2.6 इंटू 10⁻⁸ इसका आपका आंसर आ जाएगा ओम मीटर। ये यूनिट लिखना मत भूलिएगा, यूनिट नहीं लिखेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा एग्जाम में। इस तरीके से देखा आपने कि हमने इस क्वेश्चंस को सॉल्व किया। सबसे बड़ी बात क्या है, आपको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना, ये आपको खुद करना पड़ेगा, एग्जाम में भी आपको शांति दिमाग से करना पड़ेगा। इस तरीके से हमने 2 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया दोस्तों। आगे चलते हैं, हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। लिखा हुआ द लेंथ ऑफ वायर इज 1 मीटर, रेजिस्टेंस इज 23 ओम एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल ऑफ वायर इज 1 पॉइंट। मतलब कि यहाँ पर आपको रो की वैल्यू पहले दे दी है, यल यानी कि ए की यल की वैल्यू दी हुई है, कितना है यल की वैल्यू दी हुई है 1 मीटर, ठीक है। रेजिस्टेंस यानी कि आर की वैल्यू दी हुई है 23 ओम, आर की वैल्यू 23 ओम। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो को ही बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये लिखा हुआ है 1.84 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर, ये दिया हुआ है। ऐसे सवाल को सॉल्व करते हैं, ये दिया हुआ है, आपको पता करना है ए की वैल्यू, तो बस सवाल को सॉल्व करके पता कर लेंगे। फार्मूला क्या होता है आपका, रो इक्वल टू लिख दीजिए, फिर आप आर इक्वल टू लिखिए, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। आपको ए निकालना है तो क्या करेंगे, देखिए इधर आप कुछ भी कर सकते हो, किसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आप डायरेक्ट आर की वैल्यू रखो 23, रो की वैल्यू क्या दिया हुआ 1.84 इंटू 10⁻⁻6 इंटू एल की वैल्यू क्या दिया हुआ है 1 और ए की वैल्यू आपको पता करना है। ए की वैल्यू आपको क्या करना है, पता करना है, तो इसको इधर भेज दीजिए, इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो 23 अपान 1.84 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा इक्वल टू 1 अपान ए हो जाएगा, 1 अपान ए हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। हमको ए की वैल्यू चाहिए, तो ए की वैल्यू सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, देखिए इसको जब उल्टा करेंगे या इसका मल्टीप्लाई ऊपर कर लेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर कर लेंगे,
तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 1.84 इंटू 10⁻⁻6 अपान 23। अब इसको सॉल्व करके हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे डायरेक्ट तो कितना आंसर आ जाएगा, मैं यही लिख देता हूँ। a इज इक्वल टू, सॉल्व करने का क्या तरीका है, सबसे सिंपल तरीका देखिए, हम यहाँ से पॉइंट हटाना चाहते हैं, पॉइंट हटाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, कैसे पॉइंट हटेगा, हम ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या तो इस तरीके से सॉल्व कर लीजिए। तो ऊपर नीचे जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 184 इंटू 10⁻⁻6 अपान 2300 हो जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे, अब मैं डायरेक्ट यहाँ से कर लेता हूँ, आप लोग खुद से कर लीजिएगा। 184 इंटू अपान 2300, तो ये आ जाएगा आंसर आपका 0.08 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। इस तरीके से यहाँ पर दिख रहा है आपको a की वैल्यू निकल के चली आएगी दोस्तों। क्या आएगा आंसर आपका a का 0.8 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। यहाँ से आपको a की वैल्यू आ गई। तो आशा करते हैं दोस्तों कि ये आपको न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। फिर भी कोई यदि डाउट हो तो हमको आप लोग बताएंगे, ठीक है। यहाँ से आपका आंसर ये आ जाएगा। आप चाहते हो कि इसको आप पॉइंट में न लिख करके सही से लिखें, यदि पॉइंट को उधर बढ़ाओगे तो ये हो जाएगा 8 हट गया, यहाँ आ गया पॉइंट, ठीक है, इनटू ये बढ़ जाएगा आपका -8 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। दोनों का मतलब एक ही है, बस थोड़ा सा पॉइंट के इधर उधर का खेल है आपका। तो आप चाहो तो पहला वाला लिखना, चाहो तो दूसरा वाला लिखना। तो हमने दोनों तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखा दिया। आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस में। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, खुद से सॉल्व कर सकते हैं चौथा वाला क्वेश्चंस। मैं चलता हूं पांचवें वाले क्वेश्चंस में। खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व करें और चौथे वाले क्वेश्चंस का आप लोग आंसर कमेंट में करें, तभी हमें पता चलेगा कि आप लोग खुद से सॉल्व कर रहे हो। इधर जो भी समय है आपका 5-6 दिन का, आप उसमें सारा न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लें।